हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज मस्ती सीरीज का एक और नया वीडियो आ चुका है। ये है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि लाइफ प्रोसेसेस है। ये बहुत ही शानदार चैप्टर है और आज बहुत ही मज़ा आने वाला है आप सभी को ये चैप्टर पढ़ने में। तो जरूर इसे पूरे अंत तक देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम पास करते हुए शुरू किया जाए। हाँ तो दोस्तों, लाइफ प्रोसेसेस तो इसका मतलब आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। यहाँ पे शुरुआत ये कहानी से आज समझेंगे ये आज पूरा हम लोग चैप्टर को। तो आज शुरुआत करते हैं कहानी की लाइफ से। ये चैप्टर क्या बताता है? लाइफ। लाइफ मतलब क्या समझते हैं आप? जिंदगी। तो चलिए बात करते हैं जिंदगी के बारे में, पहले लाइफ के बारे में। तो लाइफ के मतलब आपको क्या समझ में आता है कि कोई जिंदा है या फिर कोई मरा हुआ है या फिर कोई अलाइव है या फिर अलाइव है। उसको आपको कैसे पता चलता है कि वो जिंदा है या फिर मरा हुआ है? हो सकता है मूवमेंट। अगर कोई भी चीज़ मूवमेंट कर रहा है या फिर कोई मूवमेंट शो कर रहा है, ग्रो शो कर रहा है या फिर कोई चेंज इन प्लेस कर रहा है, तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि उसके पास लाइफ है। उस वो मतलब अलाइव है, वो जिंदा है अभी तक। वो उसके पास जिंदगी है। समझ रहे ना, वो जिंदा है। ये सिंपल सा क्राइटेरिया है कि कोई भी चीज़ अगर आपको पता करना है कि वो जिंदा है या फिर मरा हुआ है, तो सिंपल क्राइटेरिया है क्या? उसका मूवमेंट चेक करना है। ठीक है। तो अब बात करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। अब यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, जो कि चैप्टर का नाम ही है। तो ये एक बेसिक फंक्शन होता है जो कि परफॉर्म करना पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए अपने लाइफ को इस अर्थ पे या फिर इस पृथ्वी पे बोल सकते हैं। ये क्या होता है? एक बेसिक फंक्शन होता है जो कि परफॉर्म करता है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन दिस अर्थ। ठीक है। बहुत ही सिंपल। तो क्या करता है बेसिक फंक्शन में? इसमें आपको 4 टाइप्स पढ़ना पड़ेगा आज इस चैप्टर में। यहाँ पे आप जैसे कि देख भी सकते हैं। फर्स्ट है न्यूट्रिशन मोड, फिर है रेस्पिरेशन, फिर है ट्रांसपोर्टेशन, फिर है एक्सक्रीशन। ठीक है। तो ये चारों मोड आज आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन आप क्या समझते हैं? न्यूट्रिशन मतलब कुछ भी चीज़, मतलब जो कि हमें एनर्जी देता है। ठीक ना। न्यूट्रिशन के लिए हम लोग को सबसे पहले जरूरत होता है न्यूट्रिशन के लिए हम लोग को सबसे पहले ज़रूरत है फ्यूल का। फ्यूल मतलब बोल सकते हैं आप एनर्जी सोर्स, मतलब जो आउटसाइड एनर्जी सोर्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या फ्यूल ले एज अ फ्यूल हम लोग क्या लेते हैं एनर्जी के लिए? हम लोग फूड लेते हैं। फ्यूल ही को यहाँ पे फूड के नाम में फूड बताया गया है। ठीक है। तो फूड को ही हम लोग यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उसी से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में चलिए और अच्छे तरीके से समझते हैं क्या होता है न्यूट्रिशन प्रोसेस। तो न्यूट्रिशन के अंदर आपको फिर बहुत सारा चीज़ आता है। आपको प्लांट का पढ़ना है और एनिमल का भी पढ़ना है। ठीक ना। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक आपको ओवरव्यू देते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक ना। इस चैप्टर का। तो उसके बाद होता है कि देखिए, जो हम लोग का प्रोडक्ट आया न्यूट्रिशन में या फिर कोई भी जो खाना बन के निकला है एनर्जी के तौर पे, तो उसका यूटिलाइज भी तो होना चाहिए बॉडी में। तो वही यूटिलाइज होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। रेस्पिरेशन क्या एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग फूड को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक ना, बॉडी में। इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसमें भी आप प्लांट एनिमल दोनों का पढ़िएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फूड को लेके ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो एनर्जी हम लोग को जो एटीपी के फॉर्म में आता है, वो जरूरी होता है पूरे बॉडी को फंक्शनिंग करने के लिए, बहुत से वेरियस फंक्शन करने के लिए। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए एनर्जी हम लोग का सोर्स आ गया। फूड से हम लोग का एनर्जी बना। एनर्जी नहीं बना, देखिए एक प्रोडक्ट बना। ठीक ना, ग्लूकोज आप बोल सकते हैं, ग्लूकोज बना। ठीक है। ग्लूकोज से क्या ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ और उसके बाद क्या बना? एनर्जी बना एटीपी के फॉर्म में। ठीक है। तो वो एटीपी के फॉर्म में आप उसका पूरा हर सेल में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वो उसका काम कौन करता है? यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन काम करता है उसका। ठीक ना। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी आप समझिएगा इस चैप्टर में। उसके बाद इसमें भी 2 चीज़ पढ़ना है, प्लांट और एनिमल का। और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको एक लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ना है, वो भी थोड़ा सा यूजफुल है और आपको समझना चाहिए। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। और एक है एक्सक्रीशन सबसे लास्ट में। अगर जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन के आया था और जो वेस्ट प्रोडक्ट है हम लोग का शरीर से, उसे भी निकालना जरूरी है। हम लोग जो फ्यूल लिए थे हम लोग फूड को, उसमें बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट भी आते हैं जो कि न्यूट्रिशियन जो भी रहता है उसके अंदर का, वो सब हम लोग सक कर लेते हैं, हमारा बॉडी सक कर लेता है। और उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो क्या करता है? रिलीज कर देता है हम लोग का बॉडी। ठीक है। और उसी के बाद यहाँ पे हम लोग किडनी फेलियर या फिर डायलिसिस प्रोसेस समझेंगे, होमोडायलिसिस। मतलब जब किडनी फेल हो जाता है तो इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो ये पूरा ओवरव्यू आ गया आपको इस चैप्टर का। तो चलिए बिना टाइम पास करते हुए न्यूट्रिशन का शुरुआत किया जाए। ठीक ना। हाँ तो चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग फूड को इनटेक करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। जो डे टू डे लाइफ में हम लोग करते हैं, वो कहाँ से हम लोग को हर एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसके लिए हम लोग को एनर्जी रिक्वायर्ड रहता है। तो वो एनर्जी हम लोग को फुलफिल कराता है फूड, जो कि हम लोग आउटसाइड सोर्स से लेते हैं। और वही फूड क्या करता है? हम लोग को एनर्जी देता है और उसे यूटिलाइज करके हम लोग कोई भी परफॉर्मेंस या फिर कोई भी एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है। ये बहुत ही सिंपल फैक्ट था यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में। तब इसी में जल्दी जल्दी हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो आप लोग बचपन में पढ़े, मतलब प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। जो खुद से आता है वो ऑटोट्रॉपिक, प्लांट्स आते हैं उसमें। और जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है वो हेटेरोट्रॉपिक रहता है। चलिए बात करते हैं इसमें ह्यूमन बींग्स रहते हैं, सॉरी, और अदर एनिमल्स रहते हैं।
लायन, डियर, ये सब। ठीक है, बात करते हैं, ये आपको ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक समझ में आ गया। अब इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और होलोजोइक रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो रहते हैं जो कि डेड और डीके मैटर्स को लेते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया, यीस्ट हो गया, ये सब हो गया। पैरासिटिक्स क्या होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जो होता है कि दूसरे से, होस्ट से अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करना बिना उसके मारे, ठीक ना। तो इसमें आपका आ जाता है राउंडवॉर्म्स आ जाते हैं, मॉस्किटो भी एक तरह से पैरासाइट ही आप मान सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी दूसरे को क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन यूज करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स का, ठीक ना, बिना उनको मारे हुए, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को खाता है, उसी को बोलते हैं होलोजोइक। जैसे कि हम लोग आते हैं, हम लोग होलोजोइक के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन प्लांट के बारे में। तो प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। प्लांट क्या, कौन मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज फॉलो करता है, तो वो ऑटोट्रॉपिक करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरत रहता है, क्लोरोफिल जरूरत रहता है। क्लोरोफिल कहाँ रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है, ठीक है। चलिए, इतना बात समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, तो उसको देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए उसको कुछ कुछ चीज़ रिक्वायर्ड रहता है, जैसे कि CO2 और H2O और सनलाइट, ये 3 चीज़ आपको। और क्लोरोफिल तो वो तो रहता ही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो भी रहता है, ठीक है। यहाँ पे बात है CO2, वाटर और सनलाइट का। तो सनलाइट और ये सब तीनों बहुत ही ये जरूरी चीज़ है न्यूट्रिशन प्लांट में करने के लिए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है इसको स्टोमाटा से। स्टोमाटा में आपका, स्टोमाटा का फंक्शन यही बताते हैं हम। स्टोमाटा क्या रहता है, पोर्स रहता है लीफ में, क्या रहता है इसमें, ये गार्ड सेल रहता है। गार्ड सेल क्या करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग में मदद करता है स्टोमाटा का। और वो स्टोमाटा का मेन फंक्शन रहता है गैसेस एक्सचेंज करने में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और उसको ओपन क्लोज करता है, गार्ड सेल करता है, ठीक है, स्टोमाटा को। तो स्टोमाटा से आ गया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, और ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद में, ठीक है। ये आ गया आपका ये आ गया कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ठीक है, प्लांट को। अब उसके बाद बात करते हैं वाटर को। तो वाटर वो लोग कहाँ से लेता है, सोयल से लेता है प्लांट, ठीक है। और सनलाइट तो सूरज से मिलता है, ठीक है। ये तो पता चल ही क्या होगा। सो क्या करता है, इसमें प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये प्रोसेस आपका NCERT बुक में दिया गया है। ये 3 स्टेप का प्रोसेस होता है कि कैसे वो लोग फोटोसिंथेसिस अपना बनाते हैं। ये आपका स्क्रीन में दिखा रहा होगा वो प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या करते हैं वो लोग, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सनलाइट एनर्जी को क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। समझ में आ रहा है ना। इसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाता है वाटर से। वाटर H2O आपको पता होगा, वाटर H2O से बनता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाता है इसके द्वारा, सनलाइट एनर्जी के द्वारा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको प्रोसेस पता ही होगा। तो इस हायर क्लास का है, बस आपको यहाँ पे 3 स्टेप दिखा दिया गया है यहाँ पे, अच्छा से आपको समझाने के लिए, कि पहले वो लोग सनलाइट को, सन एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, उनमें फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है, और उसके द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। सिंपल सा, सिर्फ इतना ही प्रोसेस है पूरा आपका यहाँ पे। प्लांट और मतलब कैसे काम करता है न्यूट्रिशन, प्लांट कैसे बनाता है अपना फूड, ठीक है। इतना ही में आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए। स्टोमाटा का हम लोग बात कर ही दिए हैं, फंक्शन कैसे होता है स्टोमाटा का, प्रोसेस और फंक्शनिंग, सिंपल सा बात है यही। और बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, जैसे कि आपने, आपके पास फोटो आ रहा होगा, तो इसका देखिए बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, ग्लूकोज निकलता है और कि ऑक्सीजन निकलता है। यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन इसका बाई प्रोडक्ट रहता है पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ग्लूकोज क्या रहता है, आपका बोल सकते हैं फूड रहता है, कॉम्प्लेक्स फूड रहता है उसमें। और ये क्या होता है, ये एक ही बार में यूज़ नहीं होता है, तो इसको स्टोर एज ए रिजर्वर किया जाता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक ना। स्टार के फॉर्म में रिजर्व कर लिया जाता है इसे, और जब इसका जरूरत रहता है यूटिलाइज कर लेते हैं प्लांट्स लोग, ठीक है। तो वो लोग भी समझदार है। और तो ह्यूमन बींग में भी ऐसा ही एक एनर्जी रिजर्व होता है, उसको हम लोग ग्लाइकोजन बोलते हैं। आपका बुक में दिया होगा, आप देख सकते हैं, वो ह्यूमन बींग में रहता है, ठीक ना। उसे भी एज ए एनर्जी रिजर्वर भी बोला जाता है, जब यूटिलाइज करना रहता है तो हम लोग कर देते हैं। तो डायरेक्ट बात करते हैं हम लोग हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में। तो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किसमें होता है, अमीबा के पढ़ लेते हैं। अमीबा क्या करता है, इसका एक प्रोसेस होता है जिसका नाम आपको बता देते हैं। नाम थोड़ा अटपटा है, आपको दिया नहीं गया होगा पर हम बता रहे हैं। इसका नाम है आपका फाइगोसाइटोसिस, ठीक है। ये प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ये अपना न्यूट्रिशन को इनटेक करता है। ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है। अमीबा क्या करता है, ये भी इजेशन करता है, डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, सिमुलेशन करता है और इजेशन कर देता है, निकाल देता है। तो इसका आपको अगर होगा तो फोटो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं हम। ये देखिए फोटो यही होता है। सबसे पहले ये अपना सूडोपोडिया के हेल्प से फूड को इनटेक करता है, फिर एब्जॉर्ब करता है और फिर उसका ग्रोथ करके अपना निकाल देता है। सिंपल सा बात है। बात करते हैं डायरेक्ट हम लोग
ह्यूमन बींग का न्यूट्रिशन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। हाँ तो चलिए बिना टाइम पास करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग में। तो इसका भी आपको बहुत ही सिंपल है, आपको समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है पर आपको समझने में थोड़ा सा आसानी, हम आसान तरीके से बता देते हैं आपको। तो चलिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस इजेशन होता है, मतलब कुछ भी चीज़ को खाना है आपका मुंह में, ठीक है, ये इसको इजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मतलब कुछ भी चीज़ को अपना माउथ में खाना, तो ठीक है, माउथ में क्या होता है, माउथ में आप लोग कुछ भी चीज़ खाइएगा तो वो प्रोसेस होता है, क्या होता है, च्युइंग होता है, अपने टीथ से टंग उसको मिक्स करता है, ये सब प्रोसेस होता है। तो अब इसके बाद बात करें डाइजेशन का। डायरेक्ट डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन का शुरुआत होता है यहाँ पे हम लोग का माउथ ही से शुरुआत हो जाता है। डाइजेशन मतलब कुछ भी चीज़ को ब्रेक करना और उसको सिंपल कंपाउंड में करना, कन्वर्ट कर, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, हम लोग का माउथ ही में शुरुआत हो जाता है डाइजेशन का। वो क्या करता है, सलाइवा हम लोग के माउथ में रहता है ना, सलाइवा जिसको आप लार भी बोल सकते हैं हिंदी में। सलाइवा क्या करता है, उसके अंदर एक बायोलॉजिकल कैटलिक्स रहता है जिसको एंजाइम बोलते हैं। तो सलाइवा कंटेन करता है सलाइवरी एमिलेज। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो स्टार्च रहता है फूड में वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको, क्या करता है वो कि स्टार्च को क्या करता है, ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे डाइजेशन का सबसे पहला स्टेप हम लोग का माउथ ही शुरू हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद वो अपने स्टमक की तरफ जाता है, ओइसोफेगस से या फिर फूड पाइप बोल सकते हैं, उसके नीचे जाता है अपने स्टमक में। वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे 3, आपको पता होगा, 3 लिक्विड या फिर बोल सकते हैं 3 इंजाइम्स वहाँ पे भी रिलीज होते हैं या फिर सॉल्यूशंस बोल सकते हैं। पहला होता है HCl। HCl देखिए, HCl जो कि बहुत ही एसिडिक मीडियम रहता है, एसिडिक बोल सकते हैं, वो क्रिएट कर देता है स्टमक में। वो बहुत ही जरूरी है पेप्सिन का रिलीज होने के लिए। अगर वो रिलीज नहीं होगा, अगर HCl रिलीज नहीं होगा तो पेप्सिन भी रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो बहुत जरूरी है। और इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को या फिर HCl जो रिलीज होता है पेट में, उसको रोकने के लिए, उसका इफेक्ट को रोकने के लिए म्यूकस भी रिलीज होता है, ठीक है, वो बेसिक मीडियम में रहता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन का जो हम बताएं, पेप्सिन रिलीज होता है, वो काम का इसका वही काम है कि वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। जो हम लोग का खाना में प्रोटीन रहता है उसको ब्रेक डाउन करता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है स्टमक में इसका रिलीज होना, इसलिए HCl भी रिलीज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हो गया। अब उसके नीचे क्या होता है, स्फिंक्टर मसल रहता है पेट में, वहाँ पे, वहाँ से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता होगा सबसे लंबा पार्ट है हम लोग का। कमेंट में बताइए कितना मीटर का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, अरे यार, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहाँ भी बहुत सारे ब्रेकडाउन होता है। असली प्रोसेस आप बोल सकते हैं डाइजेशन का स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, बाइल जूस अपना, सॉरी, लीवर क्या करता है, बाइल जूस क्रिएट करता है और एक्सक्रीट करता है। और पैंक्रियास क्या करता है, पैंक्रेटिक जूस रिलीज करता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बाइल जूस का क्या फंक्शन रहता है, जो हम लोग फूड आया है स्टमक से, उसको क्या करता है, वो थोड़ा सा उसमें फैट्स क्या रहते हैं, वो लार्ज ग्लोब्यूल्स में रहते हैं प्रेजेंट। तो उसको ये ब्रेक डाउन करके बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफाई फैट में या फिर स्मॉल ग्लोब्यूल्स में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जो कि इजी हो जाता है पैंक्रेटिक जूस को उस पर एक्ट करने के लिए, ठीक है। अब पैंक्रेटिक जूस भी 3 तरह के होते हैं, रिलीज होते हैं। उसमें क्या होता है, एक यहाँ पे 2 तरह के बताए गए हैं आपको। एक एमिलेज रहता है जो कि फूड को ब्रेक डाउन करता है। हाँ, तो पैंक्रेटिक जूस भी आपका 2 तरह के मान लीजिए यहाँ पे रहते हैं, जैसे ट्रिप्सिन रहता है और एक पेप्सिन रहता है। सॉरी, ट्रिप्सिन रहता है और एक लिपस रहता है। ट्रिप्सिन क्या होता है, हाँ, तो पैंक्रेटिक जूस भी आपका 2 तरह के होते हैं। यहाँ पे ट्रिप्सिन होता है और एक लिपस होता है। तो क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर, डाइजेस्ट करता है, और या फिर बोल सकते हैं ब्रेक डाउन करता है। और लिपस क्या करता है, ब्रेक इमल्सिफाई करता है फैट को, ठीक ना। अब आगे जाके क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कोई इंटरनल जूसेस रहता है, ठीक ना। वो इंटरनल जूस क्या करता है, हाँ, तो पेंक्रियाज के पास भी 3 जूस रहते हैं, मतलब 3 बोल सकते हैं आप, 3 उसमें भी क्राइटेरियाज रहते हैं जूस के। तो वो क्या रहता है, एक एमिलेज रहता है जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है, और ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। और क्या करता है, लिपस क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। सॉरी, आप एमिले, हाँ तो प्रोटीन में भी 3 तरह के होते हैं। वो क्या होता है, फर्स्ट होता है एमिलेज बोल सकते हैं, तो वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। फिर लिपस क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। और ट्राइप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन बोल सकते हैं उसको, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब यही इस सॉरी हाँ, तो अब यही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ रहते हैं इंटरनल जूसेस। तो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को करते हैं फैटी एसिड में, जो कि आगे जाके एनर्जी रिजर्वर बनता है। ग्लाइकोजन के जो हम बात पहले किए थे, वही फैटी एसिड बन जाता है, आगे जाके स्टोर होता है, ये हम लोग का एनर्जी रिजर्वर कहते हैं। और प्रोटीन को क्या करता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और यही सब प्रोसेस है, सिंपल सा। अब यहाँ पे पूरा आपका डाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। अब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस आता है। तो एब्जॉर्प्शन करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में विली लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली रहता है। विली क्या करता है, वो सारा एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऐसे ट्रांसपोर्ट कर देता है ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडीज में, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि बचा कुछ वहाँ पे वाटर जो भी रहता है वहाँ पे स्टोर या फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उसके बाद क्या करता है,
एनल स्फिंक्टर के द्वारा वहाँ पे निकाल दिया जाता है, यहाँ पे इजेक्शन कर दिया जाता है, ठीक ना। यही था सिंपल प्रोसेस पूरा आपका डाइजेशन प्रोसेस का। ये आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड है नहीं, यहाँ पे इतना सिंपल सा है, पूरा डाइजेशन प्रोसेस यही कंप्लीट हो जाता है। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस का। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग फूड को लेके फूड को ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कन्वर्ट करके, सॉरी हम लोग फूड को या फिर ग्लूकोज बोल सकते हैं, उसे हम लोग ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज कराते हैं एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, एक मतलब एनर्जी रिलीज होता है इसमें, ठीक है, ऑक्सीजन के हेल्प से। तो अब बताते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस का यूज़ क्या है और कैसे होता है। ये देखिए, जब हम लोग न्यूट्रिशन प्रोसेस में फूड मटेरियल को यूज़ किए, मतलब एक्सट्रैक्ट कर लिए हम लोग फूड से, जो भी न्यूट्रिटिव फूड है उसे हम लोग निकाल लिए, अब वो सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है। तो अब सेल क्या करता है, सेल ऑक्सीजन को लेके परफॉर्म करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो यही सिंपल सा प्रोसेस है। रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ होता है, सेल्स में होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस का स्टार्ट कहाँ से होता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस हम लोग पता है कि फूड मटेरियल को हम लोग कहाँ क्या लेके चल रहे हैं, ग्लूकोज लेके चल रहे हैं, ठीक ना। ग्लूकोज ही को लेके चल रहे हैं, तो ग्लूकोज 6 कार्बन आइटम होता है, C6H12O6, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट काम हम लोग का होगा सेल्स का, मतलब सेल्स का बोल सकते हैं, सेल का पहला काम होगा रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कि कार्बन मतलब ग्लूकोज को 3 कार्बन में कन्वर्ट करना, जिसको हम लोग पाइवेट भी बोलते हैं, ठीक है। कार्बन होता है, देखिए ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का और पाइवेट होता है 3 कार्बन का, तो ये कन्वर्ट होता है, ठीक ना। ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ये कन्वर्जन। सेल के अंदर आपको पढ़े होंगे क्लास 9 में, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब आगे यूज होगा। हाँ, तो वहाँ पे होता है, पाइवेट में बदल जाता है। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, ठीक ना, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन का रिएक्शन। तो अब बात आते हैं आपको, ये रेस्पिरेशन भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक ना। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज हो, और एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन का यूज ना होता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है। अब इसी में यहाँ पे आपका एनसीईआरटी में यहाँ पे देखिए फोटो दिया गया है, इसमें बताया गया आपको सिंपल कि ग्लूकोज यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे पाइवेट 3 कार्बन है मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज पाइवेट से। अब यहाँ पे नीचे देखिएगा तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बात किया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है। रिएक्शन होकर क्या प्रोडक्ट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में निकलता है, एटीपी के फॉर्म में निकलता है। एटीपी क्या होता है, बेसिकली एक एनर्जी करेंसी होता है, ठीक ना, जो कि यूज करता है बॉडी। आगे बात करते हैं तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन कीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, लैक, यहाँ पे एनारोबिक नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे अनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मसल सेल्स में होता है, यहाँ पे क्रैम्प रैम्प आप सुने होंगे कि थोड़ा घिंचावा जाता है मसल्स, बहुत मतलब आप सुन सकते हैं, ये स्पोर्ट्स में बहुत न्यूज आता रहता है कि क्रैम्प आ गया है, ये सब आ गया, ठीक ना। हाँ, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये एनारोबिक मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन रहता है तो लैक्टिक एसिड करता है और एनर्जी, यही लैक्टिक एसिड की वजह से वहाँ पे क्रैम्प आता है या फिर ये सब सामना का घिंचाव उचाव का सामना करना पड़ता है, ठीक ना। अब बात करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल प्रोसेस है जिसमें कि आपको निकलेगा इथेनॉल, ये ईस्ट के अंदर होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इथेनॉल निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और एनर्जी निकलेगा, इसमें बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी निकलता है। हाँ, तो चलिए बात करते हैं, ये सिंपल सा प्रोसेस था, आप समझ गए होंगे कि कैसे होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वेरियस पाथवेज में, जैसे कि एरोबिक, एनारोबिक और मसल में। ये यहाँ पे यही बताने जा रहा था, ये फोटो जो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इतना हो गया है। एटीपी जैसे कि बता दिए हैं कि क्या है, एनर्जी करेंसी है सेल का, ठीक ना। हाँ, तो चलिए बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में। तो प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करता है, तो इसमें देखिए जैसे कि हम लोग पढ़े थे फोटोसिंथेसिस में कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, पर रेस्पिरेशन में उल्टा होता है। क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और ऑक्सीजन लेता है। जैसे इसलिए बोला जाता है कि रात में कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो यही उसका कारण है कि रात में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। तो ये करता कैसे रेस्पिरेशन, ये प्लांट लोग लेता कैसे है, तो इसका भी जैसे कि आप बता देते हैं कि रूट्स में कैसे होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू लेता है, स्टेम में लेंटिकल्स रहता है तो उसके थ्रू लेता है, और लीव्स में तो स्टोमाटा आपको पढ़े ही है, जैसे कि हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ लिए हैं। यही 3 प्रोसेस है, यही सबसे वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे एनिमल्स के, जैसे फिशेस की बात करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, गिल्स के हेल्प से क्या करते हैं, वहाँ पे वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है उसको लेके वो लोग रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में, ठीक ना। ह्यूमन बीइंग कैसे अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाया गया है जो कि है लंग्स ही का मेन काम रहता है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोल सकते हैं, या फिर हाँ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है लंग्स एक ऑर्गन है जो कि ये सब काम करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके अंदर एल्वियोल्स रहता है जो कि मेन इसका काम रहता है, ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन यही काम करता है,
क्या करता है हम लोग नोज से। चलिए बात करते हैं कैसे होता है रेस्पिरेशन। उससे पहले हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन ब्रीथिंग में अंतर क्या है। तो देखिए ब्रीथिंग क्या प्रोसेस है जिसमें हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ये सिर्फ एक प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को फूड के साथ रिएक्ट करके एक एनर्जी रिलीज कराते हैं। तो ये होता है रेस्पिरेशन, ठीक ना। यही अंतर है आपको ऑक्सीजन रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में, ठीक है, सिंपल सा अंतर है। हाँ, तो बात करते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम स्टार्ट होता है हम लोग का नोज से, ठीक है। ये फोटो देख सकते हैं आप इंसर्ट का। तो इसमें नोज से शुरुआत होता है। नोज में नॉस्ट्रिकल्स भी बोल सकते हैं आप इसको। नॉस्ट्रिकल से अंदर जाता है विंड पाइप के अंदर। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे ब्रॉन्चिस या फिर बोल सकते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज रहता है यहाँ पे। जो कि कार्टिलेज क्या होता है कि एक फ्लेक्सिबल बोन होता है जो कि मतलब थोड़ा सा कोलैप्स होने से रुकता है, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है भाई, एयर को कोलैप्स होने से रुकता है। अब बात करते हैं आगे, तो नीचे जाता है तो ये ब्रॉन्चीज में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ऊपर ट्रैचिया से आया यहाँ पे नॉस्ट्रिकल। सबसे पहले शुरुआत से बोलिए तो शुरुआत से अगर देखें तो नॉस्ट्रिकल से या फिर नसल पासेस से यहाँ पे नीचे आया ट्रैचिया में। ट्रैचिया क्या गया, फिर उसके नीचे आया रिंग ऑफ कार्टिलेज में, और उसके नीचे आ जाता है ब्रॉन्चीज में, ठीक है। ब्रॉन्चीज दो पार्ट में डिवाइड होता है। फिर उसके ब्रॉन्चीज जो दो पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं अब उसके नीचे आते हैं, तो उसमें भी सब डिवीजन होता है। ब्रोंक्यूल्स रहते हैं उसके नीचे। और उसका एंड पॉइंट में क्या रहते हैं, एल्वियोल्स रहते हैं। एल्वियोल सैक्स क्या होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं लंग्स के। ये क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में सबसे बड़ा काम इन्हीं करता है, क्योंकि सारे ऑक्सीजन या फिर जो भी बोलिएगा गैसेस आके यहीं पे रहते हैं, शोर होते हैं। और एल्वियोल्स बहुत से ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक्सपोर्ट हो सकता है या फिर ट्रांसपोर्ट हो सकता है ब्लड वेसल्स का, और कार्बन डाइऑक्साइड का यहीं से एक्सचेंज होता है, ठीक ना। एल्वियोली का सबसे बड़ा काम है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने का। तो सिंपल सा था, यही था पूरा ब्रीथिंग प्रोसेस। और यहाँ पे कैसे होता है डिफ्यूजन, या फिर बोल सकते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस से यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, ठीक है। तो अब इतना, यही सारा सिंपल सा। रेस्पिरेशन बहुत ही ईजी चैप्टर, ईजी पार्ट है। आपको सबको हार्ड लगता होगा पर ये बहुत ही ईजी पार्ट है। आप अगर देखिएगा आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत ही ईजी पार्ट है रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे ये रेस्पिरेशन खत्म हो जाता है। और ये आप याद में ध्यान रखिए, यहाँ पे प्लस पॉइंट आप देखिएगा तो रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसकी मदद से होता है, वो एक रेड पिगमेंट रहता है जो कि ब्लड में प्रेजेंट रहता है, जिसका नाम रहता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ही रिस्पॉन्सिबल रहता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने में एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट था यहाँ तक, जो कि आप पूरा रेस्पिरेशन आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, ठीक ना, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो चलिए अब आगे। हाँ, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। क्योंकि जो भी हम लोग एनर्जी या फिर फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है हम लोग का बॉडी में, तो वो इसी द्वारा हो पाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा जो हम लोग का बॉडी के अंदर है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर आप पहला चीज़ जो पढ़िएगा जो वो ब्लड है। ब्लड बहुत ही बढ़िया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मदद करता है कनेक्ट करने में पूरे बॉडी को एक पार्ट से दूसरी जगह पर, ठीक ना। तो ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा रहता है जो कि आप बोल सकते हैं 90% रहता है। वो लिक्विड सब्सटेंस रहता है जो कि बहुत सारे चीज़ को अपने अंदर कंटेंट करता है, जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यू ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल जो कि बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन, जो भी, और बहुत सारे न्यूट्रिशन फूड के सब चीज़ को कंटेन करता है प्लाज्मा, ठीक ना। फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन वेस्ट को, ये सब को कंटेन करता है प्लाज्मा। इसका बहुत ही काम रहता है, ठीक ना। अब बात करते हैं, तो ये सब को या फिर ब्लड है, इसको एक जगह से दूसरी जगह के लिए कुछ एक प्रेशर चाहिए रहता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक ना। तो वो प्रेशर मशीन या फिर पंप करना पड़ता है वो प्रेशर जनरेट करने के लिए। तो वो पंपिंग मशीन को क्या बोलते हैं हम लोग, हार्ट बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग में। यहाँ पे देखिए हम लोग एनिमल की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एनिमल में ये हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है पंप करने में ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये देखिए हार्ट का फोटो आ गया है। तो ये हार्ट आप समझिए, यहाँ पे हम सिंपल बता दे रहे हैं कि क्या होता है हार्ट का फंक्शनिंग और क्या होता है चैम्बर्स उसके। तो देखिए सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं कि क्या है, हार्ट 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक ना। और उसको बीच में डिवाइड करता है स्पेक्ट्रम, जो कि डिवाइड करता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को, ठीक है। डिवाइड करता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे टॉप में, इधर लेफ्ट साइड देखिएगा तो लेफ्ट एट्रियम है, नीचे लेफ्ट वेंटिकल से, और उधर राइट एट्रियम है और राइट वेंटिकल से, ठीक है। तो यही 4 पार्ट्स हैं हार्ट के। तो क्या होता है, आपको पूरा फंक्शन हम समझा देते हैं कि क्या होता है हार्ट में और कैसे फंक्शनिंग करता है हार्ट। सिंपल से आपको समझ में आ जाएगा। पहले हार्ट्स का फंक्शनिंग समझ लीजिए कि क्या आता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो लेफ्ट साइड क्या होता है, देखिए लेफ्ट साइड ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, कहाँ से आता है, लंग से आता है, ठीक है। लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, और राइट साइड में आता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरा बॉडी से आता है, ठीक ना। और ये फिर लेफ्ट साइड से ही पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, और राइट साइड में फिर चल जाता है लंग की तरफ, ठीक ना। तो क्या होता है यहाँ पे, अब दूसरा ये फोटो देखिए, ये दूसरा फोटो आपको बहुत ईजी से समझा देगा कि ये देखिए प्राइमरी वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को
हार्ट में लाता है लंग्स से, और फिर आयोटा जो होता है वो पूरा बॉडी में लेके जाता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा बॉडी में लेके जाता है। फिर क्या होता है, एक कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी एक स्मॉल, आप बोल सकते हैं एक सेल्स रहता है, वो क्या करता है, वो वेन्स, आर्टरी और टिश्यू को, या फिर सेल्स को बोल सकते हैं, वो कनेक्ट करता है। कैपिलरीज गैसेस एक्सचेंज, या फिर बोलिएगा सेल टिश्यू में, तीनों कनेक्टेड रहते हैं कैपिलरीज से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, कैपिलरीज कनेक्ट करता है ये सब चीज़ को, ठीक है। अब फिर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज से फिर टिश्यूज में जो भी काम था ऑक्सीजनेटेड ब्लड का करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाल देता है टिश्यूज। तो फिर वेना कावा से आता है, फिर से वो राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट एट्रियम में से फिर आता है आपका राइट वेंट्रिकल्स में, फिर वेंट्रिकल से आपको जाता है, फिर लंग में चल जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, आप देख सकते हैं साइकिल बना हुआ है, ये साइकिल चलते रहता है चलते रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है ये, आप समझ सकते हैं। ये आप देख के थोड़ा सा याद करने की जरूरत है और आप समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, वाल्व्स होता है, वाल्व्स क्या हेल्प करता है कि जो बैकफ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये फिर मिक्सिंग से भी मदद करता है रोकने से, ये डिवीजन। और वाल्व्स क्या करता है, बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है, ठीक है, और मिक्सिंग से भी रोकता है। ये पूरा सिंपल प्रोसेस था, आप पूरा समझ गए होंगे कि क्या होता है ब्लड, हार्ट का पूरा फंक्शनिंग और कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए फिशेस में क्या होता है, फिशेस में ज़्यादा कुछ वो नहीं रहता, इसमें हम लोग का अलग अलग चैम्बर्स रहते हैं ना, हम लोग में 4 चैम्बर्स है जैसा कि आपने देखा। फिशेस में क्या रहता है, फिशेस में वैसा सिर्फ 2 ही चैम्बर रहते हैं, ठीक ना। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर रहते हैं और फिशेस में सिर्फ 2 ही चैम्बर्स रहते हैं, ठीक है। सिंपल सा बात है, इतना ही आपको याद रखना है एनसीईआरटी में द्वारा, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो ब्लड के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है आर्टरीज पे, या फिर बोल सकते हैं वेन्स पे, उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक होता है और एक डायस्टोलिक होता है, ये 120:80 के रेशियो में रहता है, ठीक है। यही होता है ब्लड प्रेशर। देखिए आयोटा, आप देखिएगा तो आयोटा ज़्यादा थिकर होता है वेन से, क्योंकि इसमें ज़्यादा इसको ज़्यादा प्रेशर को झेलना पड़ता है आयोटा को, इसलिए इसको थोड़ा सा थिकर बनाया गया है वेन्स के द्वारा। क्योंकि वेन्स में क्या रहता है, लेस प्रेशर रहता है, क्योंकि टिश्यू से आता है तो उसमें ज़्यादा प्रेशर रहता नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का। तो लिम्फेटिक सिस्टम भी एक बढ़िया सिस्टम है हम लोग के बॉडी में, जो क्या करता है, देखिए जो प्रोसेस हम बताए थे यहाँ पे कैपिलरीज में, कैपिलरीज का प्रोसेस जो कि तीनों को कनेक्ट करता है, वेन्स, आर्टरीज और टिश्यूज को। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ जो ब्लड रहते हैं वो स्केप आउट हो जाता है, ठीक ना, टिश्यू से, और वो स्टोर हो जाता है टिश्यू में, ठीक ना। वो वेन्स में जाने के द्वारा क्या होता है, वहीं पे स्टोर हो जाता है स्केप करके, ठीक है। तो अब उसको फिर से पूरे वेन्स में भेजना बहुत ही जरूरी रहता है, क्योंकि वो उसमें वो सारे न्यूट्रिशन को या फिर प्रोटीन न्यूट्रिन को वो क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक ना। तो उसे फिर से वेन्स में भेजना जरूरी रहता है। तो वही प्रोसेस को भेजने में लिम्फ मदद करता है। लिम्फ क्या रहता है, एक फ्लूइडलेस कलरलेस लिक्विड रहता है, समझ में आ रहा है। लिम्फ क्या रहता है, आपको बस इतना ही समझना है, इसमें ज़्यादा डीप जाना नहीं है आपको। लिम्फ रहता है सिंपल सा है, एक कलरलेस लिक्विड रहता है, ठीक ना। बहुत ही लेस प्रोटीन इसमें कंटेंट रहता है, और इससे कुछ सिस्टम है। देखिए आप क्या करता है, लिम्फ क्या करता है, ड्रेन जो सब्सटेंस रहता है जो कि निकल जाता है स्केप करके आर्टरी से पूरे प्रोसेस में, और उसको वेन में फिर से भेजना है, तो वो क्या करता है, लिम्फेटिक वो सारे सब्सटेंस को क्या करता है, सबसे पहले लिम्फ कैपिलरीज में भेजता है, और लिम्फ कैपिलरी में स्टोर हो जाने के बाद उसको भेजता है, आपको जोन रहता है वो लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ वेसल से, और लिम्फ वेसल से आपको डायरेक्ट देता है, डायरेक्ट मिक्स कर देता है वो सारी चीज़ को, फिर से डाल देता है वेन्स के द्वारा, वेन्स में डाल देता है, ठीक ना। फिर से तो वही पूरा जो भी फ्लूइड था जो कि निकल गया था वो फिर से वेन्स में आ जाता है। तो सिंपल सा लिम्फेटिक सिस्टम आप नहीं समझिए कि क्या करता है कि जो भी फ्लूइड या फिर बोल सकते हैं जो भी सब्सटेंस स्केप आउट हो जाता है वो प्रोसेस में, तो उसको वापस फिर से वेन्स में भेजने का काम करता है लिम्फ, ठीक है। तो लिम्फ क्या करता है, सबसे पहले लिम्फ कैपिलरी में सारी चीज़ को स्टोर करता है। लिम्फ कैपिलरी जो कैपिलरीज का काम भी यही रहता है ना, वो एक्सचेंज कराता है सब चीज़ को। तो वही लिम्फ कैपिलरीज क्या करता है, फिर लिम्फ वेसल्स में जाता है सारे फ्लूइड्स, फिर लिम्फ वेसल से लिम्फ फिर वेन्स में चल जाता है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है लिम्फेटिक सिस्टम में। इसमें भी एंटीबॉडीज भी रहता है लिम्फेटिक सिस्टम में कोई जगह पे, जो कि क्या करता है, सारे मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको किल कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्ट हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का। तो ये भी प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन आप समझ लीजिए, तो प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही जरूरी है। जो भी इसका जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है और जो भी बना है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, या फिर वाटर जो भी चाहिए इसको सॉइल से, इसको भी ट्रांसपोर्ट करने में जो भी मदद चाहिए, ये सब बहुत जरूरी है। जो ट्रांसपोर्टेशन ही ये सबको फुलफिल कर सकता है। तो इसमें भी 2 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक जाइलम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स, ठीक है। तो जाइलम करता है वाटर का ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम करता है फूड का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जाइलम कैसे करता है फूड का ट्रांसपोर्ट। तो जाइलम एक प्रेशर क्रिएट करता है आयनिक एक्सचेंज से। देखिए क्या होता है, सॉइल का रूट्स का कुछ अलग अपना आयंस रहता है, आयन समझ सकते हैं, चार्जेस बोलते हैं, चार्जेस आप समझ सकते हैं। सॉइल का कुछ अपना चार्जेस रहता है। तो क्या होता है कि एक चार्ज डिफरेंस क्रिएट होता है रूट्स और सॉइल में, और इसी वजह हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में
यहाँ पे लो कंसंट्रेशन किस में रहता है, रूट्स में रहता है। हाई कंसंट्रेशन क्योंकि पानी का मात्रा ज़्यादा है सोयल में, तो इसलिए वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन रहता है। तो वो क्या करता है, वो फ्लो आउट करता है सोयल से रूट्स के अंदर, ठीक ना, आयन के एक्सचेंज से, मतलब डिफरेंस से, समझ रहे ना। इसी वजह से क्या होता है कि वो रूट्स के अंदर आ जाता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा, वो आ जाता है इसमें, रूट्स में आ जाता है। हाँ, तो जैसा कि वो रूट में आ गया, पर वो रूट में आने के बाद वो ज़्यादा ऊपर तक जा नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पेड़ कितना ऊपर ऊपर तक होते हैं, पर वो इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता है कि वो उतना ऊपर तक लीव्स तक पहुंचा पाए, ऊपर के टॉप लीव्स तक उतना ऊपर तक नहीं पहुंचा पाता है। तो उसमें अब क्या मदद करता है, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें मदद करता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन आपको पता ही होगा, एक प्रोसेस है जिसमें लॉस ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। ऊपर के पार्ट से, मतलब लीफ से क्या होता है, वाटर का लॉस होता है वाटर पेपर के फॉर्म में, उसी को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ये ट्रांसपिरेशन क्या करता है, एक डिफरेंस यहाँ भी क्रिएट करता है, क्योंकि वाटर तो चल जाता है, वाटर तो खत्म हो गया लीफ से ट्रांसपिरेशन के द्वारा। तो क्या होता है कि एक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है जो कि पुश करता है वाटर को ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो कि जाइलम यूज करता है अपने वाटर को ऊपर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। तो फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो कि हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि वही जो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट निकला है, जो भी सॉल्युबल प्रोडक्ट है, उसे ट्रांसपोर्ट करना है एक पार्ट से दूसरे प्रोडक्ट में, जिसको जो पार्ट को जितना रिक्वायरमेंट उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तब यही प्रोसेस क्या करता है, फ्लोएम करता है। फ्लोएम भी एक टिश्यू बोल सकते हैं, टिश्यू है, ये सब वैस्कुलर टिश्यूज में आते हैं जो जाइलम फ्लोएम, ये टिश्यू है जो कि मदद करते हैं मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। तो ये क्या करता है, ये एटीपी लेता है। ये क्या करता है, देखिए, जो कि मटेरियल रहता है सुक्रोज, जो कि प्रोडक्ट होता जो बनता है फोटोसिंथेसिस में, सुक्रोज बोल सकते हैं, ग्लूकोज बोल सकते हैं। तो इन सब से क्या रहता है, एनर्जी लेता है एटीपी के फॉर्म में, ठीक ना। फ्लोएम एनर्जी लेता है एटीपी के फॉर्म में, और क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है इसके द्वारा। अब ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या होता है कि वाटर एक जगह से दूसरे जगह इसके द्वारा, इसके मदद से मूव कर पाता है, ठीक ना। तो इससे भी क्या होता है, ये भी मूवमेंट कर देता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह अच्छे तरीके से मूवमेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि यह प्रेशर क्रिएट हो चुका है ना यहाँ पे, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कर देता है एटीपी लेके, ठीक ना। कहाँ से, ग्लूकोज और सुक्रोज से, ये सब से लेके यहाँ पे एटीपी से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी क्रिएट कर देता है, एनर्जी से प्रेशर क्रिएट कर देता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल पार्ट था यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का, बहुत ही सिंपल, आपको ज़्यादा इसमें कुछ करना भी नहीं है और बहुत ही ईजी भी है। तो चलिए, हाँ, तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस में। तो एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी को एक्सक्रीशन बोलते हैं। जो भी हम लोग बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंस रहता है उसको निकाल देना बॉडी से, इसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो एक्सक्रीशन प्रोसेस भी तो प्लांट्स और एनिमल में होते हैं। तो प्लांट्स क्या करता है अपना एक्सक्रीशन प्रोसेस में, लीव्स को, पतझड़ का मौसम में देखे होंगे कि लीव्स पेड़ से निकल जाते हैं, तो यही सब लीव्स जो रहते हैं, डेड लीव्स रहते हैं, उस सब को निकाल देता है पेड़। बार्स देखें ना, बार जो पेड़ का छाल होता है उसमें भी सारे वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, तो उसे भी प्लांट मतलब क्या करता है, सॉरी, ट्रीज उसे भी निकाल देता है, ठीक ना। तो यही सब कुछ एक्सक्रीशन प्रोसेस रहते हैं जो कि प्लांट करता रहता है अपना, ठीक ना। एनिमल्स में आप डायरेक्ट बात करते हैं। एनिमल्स में आपको जरूरी है जो एनिमल्स में पढ़ना। एनिमल्स में क्या होता है, देखिए, एनिमल्स में जो कि यूरिया, यूरिक एसिड या फिर जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या करता है, किडनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर देखिएगा ना ह्यूमन बॉडी में, ये देखिए फोटो आ गया है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखिएगा तो क्या होता है, दो किडनी रहता है, एक पेयर ऑफ यूरेथ्रस रहता है, यूरिनरी ब्लैडर रहता है जो कि स्टोर करता है, और यूरेथ्रा रहता है जहाँ से निकलता है, ठीक है। ये सिंपल सा पार्ट है ह्यूमन बॉडी के एक्सक्रीशन में। तो क्या करता है, किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स, एक प्यूरिफाइंग यूनिट रहता है जिसे हम लोग नेफ्रॉन करते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट बोल सकते हैं। वो काम करता क्या, वो करता क्या है, वो क्या करता है, प्यूरिफाई का असली काम किडनी के अंदर यही करता है, नेफ्रॉन ही करता है, ठीक है। तो ये अगर देखिएगा, तो ये देखिए इनसाइड में नेफ्रॉन का फोटो आप देख लीजिए। तो नेफ्रॉन क्या करता है, सबसे पहले इसमें आप पार्ट देखिए, यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल है और ग्लोमेरुल्स है, ठीक है। तो क्या करता है, बोमेंस को, सॉरी, इसमें जो रेनल आर्टरी रहता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, वो क्या करता है, देखिए, यहाँ से पास होता है, और क्या करता है, बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, उसे एब्जॉर्व करता है, ठीक है, जो भी आपका प्यूरिफाइड वाटर है। और ग्लोमेरुल्स क्या करता है, इसे प्यूरिफाई करता है। जो भी आपको छानना रहता है, छन्नी आप बोल सकते हैं कि क्या है, ग्लोमेरुल्स है छन्नी, और बोमेंस कैप्सूल क्या है, वो स्टोर करता है जो भी प्यूरिफाइड रहता है। और जो भी अनप्यूरिफाइड रहता है वो वापस चल जाता है ट्यूबवेल के फॉर्म में, वो नीचे चल जाता है, ठीक है। और वो एक बार फिर से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है जिसमें कि जो भी जितना बचा कुचा आखिरी में बचा कुचा जो भी है, जो कि अगर आपका गलती से
बच गया है तो वो भी छना जाता है, ठीक है, ये प्रोसेस में। और आखिरी में जो भी रहता है वो ट्यूबुलर पार्ट से चल जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और वो आखिरी में निकल जाता है। और जो भी प्यूरिफाइड रहता है वो आपका वेन से निकल जाता है, ठीक है ना, ब्रांच ऑफ वेन से, ठीक है, वो निकल जाता है जो भी आपका पार्ट रहता है, प्यूरिफाइड होकर निकलता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था पूरा आपका एनिमल प्रोसेस कैसे होता है, एक्सट्रूशन प्रोसेस। ये सिंपल सा प्रोसेस था, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही छोटा प्रोसेस है। एक्सट्रूशन कैसे होता है, असली काम जो भी एक्सफिल्ट्रेशन करता है वो नेफ्रॉनी करता है। बात करते हैं आर्टिफिशियल किडनी या फिर होमोडायलिसिस की, डायलिसिस या फिर होमोडायलिसिस, ये प्रोसेस है जो काम आता है जब किडनी फेल हो जाता है या किडनी अपने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो इसको यूज़ किया जाता है। ये बस एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप समझ सकते हैं, इसमें अंदर ज़्यादा आपको घुसना भी नहीं है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर जो कि लाइफ प्रोसेसेस, बहुत ही इजी चैप्टर है और आपको बहुत ही आसानी से समझ में भी आया होगा ये पूरा वीडियो के द्वारा। हम समझ सकते हैं कि थोड़ा सा आपको लेंदी लगा होगा, पर एक बार आप पढ़िएगा अपने से और समझने की कोशिश कीजिएगा तो इसमें बस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा बोल सकते हैं। एक्सक्रीशन लेवल में थोड़ा सा ट्रिकी है, बस एक बार आपको पढ़ने की जरूरत है ये आपको वीडियो देखने के बाद, और आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम ये स्टोरी की तरफ से जितना अच्छे से समझा सकते थे हमने कोशिश की आपको समझाने का। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को साथ शेयर भी करें इस, और ज़रूर हमें मोटिवेट करते रहें ऐसे ही, अपने सपोर्ट दिखा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, जो कि हमें ऐसे ही शानदार वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि ये सब के लिए मोटिवेशन जरूरी होता है ऐसे ही शानदार वीडियो लाने के लिए। और मस्तिष्क 0.9 का भी वीडियो आने वाला है जल्दी से जल्दी, तो आप बने रहें जरूर इस चैनल में। तो चलिए, मिलते हैं ऐसे ही कोई और शानदार वीडियो में। धन्यवाद।